प्यारे दोस्तों, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं करेंट अकाउंट में क्या क्या चार्जेस आपको लगेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप इंफॉर्मेटिव डिसीजन ले सकें। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप करेंट अकाउंट खुलाने के बारे में सोच रहे हैं तो फ्री करेंट अकाउंट ओपनिंग चेकलिस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप ले लेंगे। तो चलिए आप इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मैं अनुज भारद्वाज, ऑथर एंड फाउंडर ऑफ एक्सेलेंस, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अब मान लीजिए कि आपने अपना करेंट अकाउंट खुला लिया है। अब बैंक जो है वो आपसे कमिटमेंट ले चुका है कि आपको जो मंथली एवरेज बैलेंस या क्वार्टरली एवरेज बैलेंस कुछ मेंटेन करना है। इसके बाद अगर आप ये मेंटेन नहीं कर पाते दोस्तों, तो बैंक जो है वो नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस जो वो काट लेता है। तो सबसे पहला चार्ज तो ये हो गया आपका। इसके बाद प्यारे दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हर महीने जो आपको एसएमएस अलर्ट के चार्जेस देने हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि आपके अकाउंट में कितना पैसा जा रहा है और आ रहा है ये आपको पता चलते रहे, आप अप टू डेट होते रहे। इसके अलावा आजकल साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ गया है, तो अचानक कभी अगर ऐसा हुआ कि साइबर फ्रॉड आपके साथ होता है तो आपको फौरन इत्तला हो जाएगी एसएमएस अलर्ट के जरिए कितना पैसा निकला है, तो आप फौरन बैंक को अलर्ट कर पाएंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको कोई ऑफिशियल काम के लिए अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए जो कि बैंक की मुहर के साथ आपको चाहिए, तो इसमें आपको चार्जेस लगेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉनिक वे में आपको चाहिए आपके ईमेल पे, उसमें चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। इसके बाद प्यारे दोस्तों, बात करते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस की। मतलब एनईएफटी में, आरटीजीएस में आपको कितने चार्जेस लगेंगे। इसके अलावा आईएमपीएस मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यूज ना करें, क्योंकि आईएमपीएस रिवर्सिबल नहीं है। मतलब गलत ट्रांजैक्शन अगर आप हो गया तो रिवर्स नहीं होगा वो। इसके अलावा एनईएफटी, आरटीजीएस में ये ऑप्शन होता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप एनईएफटी करेंगे 2 लाख तक हम रिकमेंड करते हैं कि आप एनईएफटी से ट्रांसफर कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप एनईएफटी करते हैं ऑनलाइन तो जनरली ऐसा होता है कि बैंक चार्जेस नहीं लेते, क्योंकि बैंक तो चाहती ही है कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है उनको नॉन प्रोडक्टिव कामों में एंगेज ना रहना पड़े। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, अगर आपको आरटीजीएस कराना है और ऑनलाइन आप करेंगे तो उसमें भी आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। बट अगर आप बैंक से कराते हैं तो जनरली इसमें चार्जेस लगते हैं। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है कि कितने चार्जेस लगेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करना है तो आप ऑनलाइन उसे नहीं कर पाएंगे, आपको जो है वो अपने होम ब्रांच से ही ट्रांसफर कराना है। तो इसे आप आरटीजीएस के थ्रू कराएंगे और ये चार्जेबल होगा। और इस बात का ध्यान आप रखें कि मार्च में कोई बड़ा अमाउंट ट्रांसफर अगर आप करने की कोशिश करेंगे प्यारे दोस्तों, तो उस वक्त हो सकता है कि बैंक जो वो आपको टाल दे मार्च महीने भर के लिए। तो कोई बड़ा ट्रांजैक्शन अगर आपको करना हो तो मार्च महीने से पहले आप करा लें। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, अगर आप चेक लीव इशू कराएंगे तो वो चार्जेबल होता है एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद। मतलब बैंक जो है वो हर करेंट अकाउंट में 10, 20 या 30 तक जो है फ्री चेक लीव देता है हर महीने। अब ये अकाउंट टू अकाउंट, बैंक टू बैंक वेरी करता है कि कितना देगा, या हो सकता नहीं भी दे। तो उस लिमिट के बाद जितने चेक लीव आप मंगाएंगे वो चार्जेबल होगा। मान लीजिए कि आपके करेंट अकाउंट में 10 चेक लीव जो है वो फ्री ऑफ चार्ज है और आप 50 मंगा रहे, तो 40 के जो आपको चार्जेस लगेंगे। इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर, तो कुछ करेंट अकाउंट में ये चार्जेबल होता है, कुछ करेंट अकाउंट में ये डिस्काउंटेड होता है, कुछ करेंट अकाउंट में ये फ्री होता है। तो बैंक टू बैंक, करेंट अकाउंट टू करेंट अकाउंट वेरी करता है। इसके अलावा डेबिट कार्ड हर करेंट अकाउंट में नहीं मिलता है। अगर आप डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो सबसे पहले ये पता कर लें कि आपके अकाउंट में डेबिट कार्ड चलेगा कि नहीं चलेगा। तो अगर आप डेबिट कार्ड मंगाते हो सकता है कि पहला ईयर वो चार्जेबल नहीं हो, इसके बाद जो है
ईयर ऑन ईयर चार्जेबल हो। इसके अलावा अगर डेबिट कार्ड खराब हो गया, एक्सपायर नहीं हुआ लेकिन खराब हो गया, तो आप उसे रिप्लेस करा दें तो उसके चार्जेस आपको होंगे। इसके अलावा जब डेबिट कार्ड रिन्यू होगा उसके चार्जेस होंगे। तो ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से चार्जेस आपको लगेंगे। इसके अलावा कोई कोई बैंक करता है कि कंसोलिडेट चार्ज ले लेता है, एक ही बार में जो चार्जेस उसको लेने होते हैं हर महीने वो ले लेता है सीधा सीधा। इसके बाद कन्वर्जन फी की बात करते हैं। मान लीजिए आपका करेंट अकाउंट है, उसमें फॉरेन से कोई करेंसी आ रही है, तो उसे कन्वर्ट करना होगा बैंक को इंडियन करेंसी में, तो उसमें बैंक जो ये फी ले लेती है कन्वर्जन का। इसीलिए अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस जो है उसके लिए अलग करेंट अकाउंट होता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वही करेंट अकाउंट खुलाएं ताकि इस कन्वर्जन में आपको चार्जेस कम लगे। इसके अलावा मान लीजिए कि डॉलर में आप अर्न करते हैं, तो उस करेंट अकाउंट में ये ऑप्शन आपको मिलता है कि आप जो है डॉलर्स ही रखेंगे उस करेंट अकाउंट में। तो इससे क्या होगा कि करेंसी में जो फ्लक्चुएशन होगा उससे आपका बिजनेस बचेगा। क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराते हैं, डॉलर की वैल्यू जो है वो कम ज़्यादा हो रही है हर रोज, तो उस फ्लक्चुएशन से बचने में आपको मदद होगी। तो इसमें कन्वर्जन में चार्जेस जो है ये आपको कम लगेंगे, तो बिजनेस जो वो प्रॉफिटेबल होगा। इसके अलावा भी कोई चार्जेस होंगे जो कि हो सकता है कि मुझसे छूट गया हो। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपका कोई और सवाल है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर वो सवाल आप पूछ सकते हैं। और अगर आप करेंट अकाउंट खुलाने के बारे में सोच रहे हैं तो फ्री करेंट अकाउंट ओपनिंग चेकलिस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले लें।